नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव बैटिंग ऐप मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया गया है। ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। आपको बताएं कि चार्जशीट में पेज नंबर 61 पर बघेल का नाम सामने आया है और ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। शुभम सोनी का नाम इसमें है, अमित कुमार अग्रवाल का नाम शामिल है, रोहित गुलाटी का नाम है। इसके साथ ही देखिए भीम सिंह और असीम दास का नाम भी शामिल किया गया है चार्जशीट में। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जो बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में कि भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम भी इस पूरे मामले में शामिल आ रहा है और ईडी की चार्जशीट में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो महादेव बैटिंग ऐप में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि यहां पर भूपेश बघेल का नाम भी चार्जशीट में आया है, जिसको लेकर देखिए कांग्रेस को लगातार चुनावों के दौरान बीजेपी ने घेरा और माना जा रहा है कि जो लूज छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने किया, उसमें महादेव बैटिंग ऐप का बहुत बड़ी भूमिका रही। जिस पूरे मामले की हम बात कर रहे हैं, महादेव बैटिंग ऐप, वो आखिर है क्या, ये भी अब आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप ये है, जहां पर लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी करते हैं और पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम यहां पर खेले जाते हैं। इसके अलावा देखिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल में अवैध सट्टेबाजी की जाती है। एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल मेन प्रमोटर थे इसके, जिनका नाम सबसे पहले सामने आया। इसके बाद 2017 में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ये तैयार किया गया था, जो जानकारी निकलकर सामने आई। और महादेव बैटिंग ऐप का भूपेश कनेक्शन क्या है, अब ये भी आपको बताते हैं। देखिए 3 नवंबर 2023 को ईडी का बड़ा दावा सामने निकलकर आता है और इस दावे में ये कहा गया कि चुनाव के दौरान करोड़ों की नकदी लाने का ईडी ने दावा कर दिया कि करोड़ों का इसमें जो खेल था वो खेला गया है सरकार की तरफ से। होटल ट्राइटन और भिलाई में ईडी की तलाशी जब शुरू हुई तो वहां से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई और देखिए कैश कुरियर असीम दास को पकड़ा गया। असीम दास जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर देखा गया, उसका नाम सामने आया और इसके बाद ईडी का दावा कि नकदी पहुंचाने के लिए यूएई का पूरा इस्तेमाल किया गया, वहां से ये पूरा खेल खेला जा रहा था। और इसके बाद देखिए ईडी ने 5.39 करोड़ रुपए की नगद भी बरामद की। असीम ने कबूला नकदी महादेव ऐप के प्रमोटर ने दी है, ये असीम की तरफ से बात कही गई। इसके अलावा देखिए पैसा चुनाव खर्चों के लिए बघेल को देने की बात कही गई। चुनावों में जब ये मुद्दा उठा तो ये सबसे बड़ी बात कही गई कि सरकार ने सारा पैसा ये लिया है और ईडी ने बेनामी खातों से 15.59 करोड़ को फ्रीज कर दिया। और इसके बाद ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार किया और अब ईडी का दावा है कि असीम दास की तरफ से ही भूपेश बघेल का नाम सामने रखा गया है। बघेल को लगभग 508 करोड़ का भुगतान किया गया। ये ईडी की जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उन चीजों से ये तमाम बातें सामने आ रही कि किस तरीके से ये पूरा खेल खेला जा रहा था और अब कैसे भूपेश बघेल का नाम आने के बाद कांग्रेस इसको डिफेंड करती है, ये भी देखना होगा। आगे बढ़ते हुए बात लोकसभा चुनाव की कर लेते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, महज 2 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी के बड़े नेता एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी की बात कर लीजिए, अमित शाह की बात कीजिए या जेपी नड्डा समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले सांसदों का टिकट काटने की तैयारी भी हो रही है, यानी बीजेपी फुल प्रूफ मैनेजमेंट के लिए तैयार है। लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बना गठबंधन अब तक आपस में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। नाम के अलावा अब तक गठबंधन की कोई रूपरेखा यहां पर दिखाई नहीं देती। सीटों को लेकर पेच इस कदर फंसा हुआ है कि इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां आपस में ही लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये बेकाबू भीड़, ये लहूलुहान अफसर, ये टूटी हुई गाड़ी, ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का ये नया साक्ष्य है।
उत्तर 24 परगना में सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों की गुंडागर्दी का नया प्रमाण है। देख लीजिए, ये खून से लथपथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अफसर हैं जो तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी करने पहुंचे थे। सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी के अधिकारी शेख शाहजहां के घर पहुंचे और वहां पहुंचकर कॉल किया, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद करीबन 1 घंटे तक इंतजार किया गया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद में ईडी के अधिकारियों ने घर का ताला तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। किसी का सिर फटा, किसी को चोटें आई, गाड़ी टूटी, ईडी के अधिकारी किसी तरह जान बचाकर भागे। राज्यपाल ने इस खूनी घटना को भयावह बताते हुए अफसरों को तलब किया है। बीजेपी ने सवालों में सूबे की सरदार को खड़ा किया है। बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। इतने गुंडे हैं, उनको ये बात पता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। संदेश खली गांव में जो हुआ उसे लेकर दीदी की पार्टी इस गुंडागर्दी पर सफाई दे रही है, लेकिन बीजेपी से भी सख्त शब्दों में कांग्रेस ममता बनर्जी को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रही है। जो हमला ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ जगजाहिर होते हैं, बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, ये अचरज की बात नहीं होगी। अधीर रंजन चौधरी उसी कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं जिसके साथ मिलकर ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सियासी युद्ध में उतरने की तैयारी में है। बड़ी बात यह है कि जब केजरीवाल, हेमंत सोरेन या तेजस्वी को ईडी का नोटिस मिलता है तब बीजेपी पर कांग्रेस हमला करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बंगाल में आपस में भिड़ेंगे और दिल्ली में मोदी से लड़ेंगे? जब एक दूसरे पर भरोसा नहीं तो नरेंद्र मोदी से कैसे लड़ेंगे? क्या इंडिया गठबंधन की गांठ को नीतीश कुमार सुलझा पाएंगे? दरअसल ये कोई पहली दफा नहीं जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तकरार हुई है। करीब 24 घंटे पहले ही सीटों को लेकर भी अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर नश्तर चलाया था। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो, तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। अधीर के तेवर इसलिए तल्ख थे क्योंकि ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2019 को आधार बनाकर उसी के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो। 2019 में 42 सीटों में से टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस 42 सीटों पर लड़कर सिर्फ 2 सीटें हासिल कर पाई थी। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में भी ममता बनर्जी की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी को 16 से 18, टीएमसी को 23 से 25 और कांग्रेस प्लस को 0 से 2 सीटें मिलने का दावा किया गया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके मुताबिक सीटें तय हो, लेकिन कांग्रेस मुकम्मल हिस्सेदारी चाहती है और यहीं आकर पेच फंस रहा है। सीटों का पेच सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं फंसा है, हर राज्य में जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां पर कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर तकरार हो रही है और ऐसा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एनसी और पीडीपी के साथ सीट बंटवारे पर पेच है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मामला उलझा हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ, बिहार में जेडीयू, आरजेडी और लेफ्ट के साथ, झारखंड में जेएमएम के साथ, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव, एनसीपी पवार, केरल में लेफ्ट, आईयूएमएल, केसीएम और तमिलनाडु में डीएमके और एमडीएमके के साथ समीकरण सुलझ नहीं पा रहा। कुल मिलाकर 9 राज्यों की 267 सीटों पर पूरी तरह से पेच फंसा है। पंजाब में आर पार की लड़ाई सी ठन गई है। केजरीवाल की पार्टी जिस कांग्रेस को कुर्सी से उतारकर सत्तासीन हुई है, वो 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस भी उतनी ही सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। पंजाब ते दिल्ली च मां
अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई। 100% आज की हमारी तैयारी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। सर्वे में बीजेपी को 0 से 2, कांग्रेस को 5 से 7, आम आदमी पार्टी को 4 से 6 और अकाली दल को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन दोनों पार्टियां ज्यादा सीटों के लिए लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तल्खी के बीच इंडिया गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार के लेफ्टिनेंट बयानबाजी बंद करने की सलाह दे रहे हैं। दोनों पार्टी की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है इस संकट से बचाने की। दिल्ली में भी गठबंधन हो और पंजाब में भी हो, ये लचीला रुख दोनों पार्टियों को अपनाना चाहिए। अकेले लड़ने की तैयारी सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही नहीं है। नीतीश कुमार भी अकेले चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं हुई है। यहाँ तक कि संयोजक के नाम पर भी मंथन ही चल रहा है। लोगों पर भी कोई बात नहीं हुई है। साझा रैली को लेकर भी कुछ भी क्लियर नहीं है। ना तो कोई ऑफिस बना है, ना ही साझा उम्मीदवारों पर बात हुई है। कुछ भी क्लियर नहीं। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने जेडीयू कैंडिडेट के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश से रूही तांगुक और बिहार के सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को कैंडिडेट घोषित कर दिया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभंगा से संजय झा और मुंगेर से ललन सिंह को भी हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश जी ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं। ये एनडीए गठबंधन से अलग हुए कि जो इंडी गठबंधन अब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा और थमा दिया झुंझुना। महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द घूमती नीतीश कुमार की सियासत को उनके करीबी मंत्री के शब्दों में सुनिए। कि हमको लगता है कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ। साजिश एनडीए की तरफ से है या अब कौन कर रहा है हम नहीं जानते। जिनको नीतीश जी के कार्य प्रणाली से, नीतीश जी के कार्य करने की पारदर्शिता से जिनको परेशानी होगी वही लोग ऐसा करते होंगे। अभी नीतीश को डिगा कौन रहा है? ऐसी चुप्पी पर भविष्य की सियासत टिकी है। हालांकि दबाव के बीच नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की पटकथा लिखी जा रही है। कांग्रेस के नेता इसे लेकर नीतीश से बात कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने भी पहल को आगे बढ़ाया है। संयोजक को लेके क्या चर्चा हो पाई? क्योंकि हालांकि उद्धव ठाकरे से सब कुछ बात हो पाई है, बात चल रही है, हो जाएगा 1-2 दिन में। जिस बिहार के मुख्यमंत्री को संयोजक बनाकर गठबंधन को आगे बढ़ाने की मशक्कत हो रही है, वहां भी सीटों का पेच फंसा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और आरजेडी 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि बाकी की 8 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस खुद के लिए कम से कम 9 से 10 सीटें मांग रही है। इसके पीछे कांग्रेस का तर्क सुनिए। पिछली बार 9-10 सीट लड़े थे जी, तो उसी के आसपास कहीं होगा फिर से। वही ये नहीं एक आध सीट इधर उधर हो सकता है। उसमें कांग्रेस को जरूरत पड़ी पीछे हटने की तो कांग्रेस पीछे हटेगी। जनता दल और राजद को और वाम दलों को जरूरत पड़ेगी तो उन लोगों को भी पीछे हटना चाहिए। सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का तालमेल बैठ नहीं पा रहा। यूपी में अखिलेश यादव अपने हिसाब से सीटें तय करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की स्टेट यूनिट को ये मंजूर नहीं है। सीटों का ऐसा ही पेच केरल में भी फंसा है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। लेफ्ट ने तो कांग्रेस से वो वायनाड सीट भी छोड़ने को कह दी है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। ऐसे में 39 सीटों वाले तमिलनाडु में भी डीएमके के साथ कांग्रेस का सीट फॉर्मूला अटका हुआ है। पिछली बार 8 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटें चाह रही है, जबकि डीएमके अपने हिसाब से फैसला करना चाहती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का दावा है कि जल्द ही ये मामला सुलझ जाएगा। जो वहाँ की पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनके साथ में बातचीत शुरू हो रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत स्मूथली सबके साथ में सीट शेयरिंग का जो काम है वो आगे बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन में
20 जनवरी तक की लकीर खींची है, वो भी तब जबकि लोकसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लोकसभा चुनाव में 295 से 335 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन मोदी विरोधी गठबंधन का एक भी पेच नहीं सुलझा है, हर मोड़ पर उलझन है, जबकि बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। जेपी नड्डा ने पहाड़ पर मिशन 24 की शुरुआत कर दी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में उन्होंने रोड शो किया। सर्दी के बावजूद लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटी थी। उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया। जेपी नड्डा हिमाचल में थे तो अमित शाह और खुद पीएम मोदी जयपुर में। बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है, लेकिन मोदी विरोधी गठबंधन अब भी जिस तरह एक भी गांठ सुलझा नहीं पाया है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं यूपी के सुल्तानपुर। यहाँ एक साथ पिता बेटी की नौकरी लग गई। दोनों ने एक साथ परीक्षा दी और एक साथ कामयाबी हासिल की। ये पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मेहनत, जज्बा और विश्वास, ये 3 चीजें मिल जाएं तो सफलता एक गारंटी बन जाती है। ये है रविंद्र त्रिपाठी और ये है उनकी बेटी प्रिया त्रिपाठी। बाप बेटी की ये जोड़ी ऑल इंडिया वायरल है क्योंकि इन दोनों ने एक साथ लेखापाल की परीक्षा पास कर ली। 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपीएसएसएससी ने लेखापाल भर्ती का रिजल्ट घोषित किया। एक घर से 2 सिलेक्शन हुए तो न सिर्फ परिवार की खुशियां डबल हुई, बल्कि ये जोड़ी भी अखबारों की सुर्खियां बन गई। कामयाबी जितनी बड़ी है, हकीकत भी उतनी ही प्रेरक है। रविंद्र त्रिपाठी ने सेना में 28 साल तक सेवाएं दी। 2019 में रिटायर तो हो गए, लेकिन एक नए चैलेंज के साथ। बेटी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। नतीजा आज सबके सामने है। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा समाज के प्रति जो है रह करके समाज सेवा की जाए। देश सेवा तो एक बार हो चुकी थी, इसलिए मैंने लेखपाल को प्रेफरेंस दिया। और साथ में मेरी लड़की भी थी जो कि मेरे को प्रेरित करती रहती कि पापा पढ़ाई करो और कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी। जितने भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म वगैरह अप्लाई करती थी तो मेरे है ना साथ साथ वो भी सारे एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई करते थे। बहुत सारे कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मेरे से नहीं हुए थे क्लियर, लेकिन उनके वो एग्ज़ाम भी क्लियर हो गए थे, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी। यूपी में जिस लेवल का करप्शन है, अगर उसमें है ना योगी जैसे मुख्यमंत्री नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि आज जो मुझे ये नौकरी मिली है वो मुझे मतलब किसी भी कीमत में नहीं मिल पाती। इस दौरान रविंद्र त्रिपाठी ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की पढ़ाई पूरी की और प्रिया ने डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन पूरा किया। इनकी लगन और किताबों से दोस्ती रंग लाई और अब उमरापुरे जवाहर तिवारी गांव की इस कामयाब जोड़ी की मिसाल हर कोई दे रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सुर्खियों में है। मोदी का समंदर किनारे बैठकर लहरों को निहारना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इन तस्वीरों पर 2 अलग अलग तरह की राय रखी जा रही है। एक धड़ा मोदी के कपड़े बदलकर फोटो खिंचवाने पर तंज कर रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है और इसीलिए मोदी के लक्षद्वीप दौरे को हम देश के दायरे में ले जाकर बताएंगे कि कैसे मोदी भारतीय टूरिज्म के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। लक्षद्वीप की तस्वीरें सामने आने के बाद गूगल पर वहां पहुंचने के तरीके खोजे जाने लगे हैं। लक्षद्वीप के दौरे ने इस बात पर फिर से मुहर लगा दी है कि मोदी जहां भी जाते हैं वो इलाका नया टूरिस्ट हब बनकर उभरता है। प्रधानमंत्री के साथ साल में 5-6 एक हाई पावर डेलीगेशन की मीटिंग होती है, वो सारी की सारी दिल्ली में होती है। एक तरफ हम टूरिज्म का ब्रांडिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए कल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और मैं उनकी मीटिंग हैदराबाद में करता, तो हैदराबाद का ब्रांडिंग होगा कि नहीं होगा?
पर समझ तो गए ही होंगे आप कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही टूरिज्म को लेकर मोदी का विजन कितना क्लियर था। मान लीजिए कल मुझे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मिल जाते, प्रेसिडेंट मिल जाते, और मान लीजिए मैंने बनारस में मीटिंग वाला कर दी। अच्छा, कार्यक्रम तो 6 महीने पहले तय होता है, बनारस की सफाई होगी नहीं होगी, बनारस के अंदर चेतना आएगी नहीं आएगी, बनारस के रोजी रोटी का काम बनेगा नहीं, और 2 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, दुनिया भर में मेरा बनारस का ब्रांडिंग हो जाएगा। मोदी जानते थे कि हिंदुस्तान के पर्यटन में कितनी ताकत है और पीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले ही उन्होंने ये बता दिया था कि कुर्सी संभालने के बाद वो कैसे भारत के टूरिज्म की तस्वीर बदलने वाले हैं। और तस्वीर बदली भी। सत्ता संभालने के 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का साल 2019 में दिया ये बयान सुनिए। साथियों, एनडीए सरकार के आने से पहले भारत में साल में 60-65 लाख विदेशी पर्यटक आते थे। अब भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ को भी पार कर गई है। मोदी के किसी भी कार्यक्रम में, फिर चाहे वो चुनावी रैली हो या G20 की बैठक, इन सब के साथ साथ टूरिज्म कैसे उनके साथ हमेशा मौजूद रहता है, उसकी सबसे ताजा मिसाल है लक्षद्वीप। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन सच ये है कि लक्षद्वीप इतना खूबसूरत है कि इसके हर कोने में नजरें बस ठहर कर रह जाती हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में बसा एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में मोदी 2 दिन के दौरे पर थे तो लक्षद्वीप पूरे देश की सुर्खियां बन गया। लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखकर हिंदुस्तान दंग रह गया। करोड़ों लोगों के जहन में लक्षद्वीप का नाम अगली छुट्टियों के विकल्प के तौर पर कौंधने लगा। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। आपकी स्क्रीन पर मौजूद है ये गूगल सर्च का रिजल्ट, जिसमें दिख रहा है कि पिछले 24 घंटे में लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा बार ढूंढा गया। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर करने के पीछे मोदी का मकसद यही तो था। वो देश और दुनिया को बताना चाहते थे कि लक्षद्वीप मालदीव से सुंदरता में कहीं से पीछे नहीं है। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। हाँ, लक्षद्वीप पहुंचने के लिए थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ती है। अगर आप फ्लाइट लेकर कोच्चि पहुंचते हैं तो वहां से समंदर के रास्ते लक्षद्वीप जा सकते हैं और इस सफर में 15 से 20 घंटे का वक्त लगता है। अगाती एयरपोर्ट से लक्षद्वीप तक जाने के लिए भी बोट से सफर करना होता है, लेकिन लक्षद्वीप पहुंचते ही दुनिया बदल जाती है। हिंदुस्तान में पर्यटन क्षेत्र के मोदी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं।
काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, मोदी ने पर्यटन इंडस्ट्री को चमकाने के लिए अपने ही अंदाज में काम किया है। और मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो बार बार कहते थे कि टूरिज्म की ताकत देश को पहचाननी चाहिए। विश्व के साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए टूरिज्म एक बहुत बड़ा रास्ता है। और मैंने कभी एक बार कहा था, टूरिज्म यूनाइट्स द वर्ल्ड, टेररिज्म डिवाइड्स द वर्ल्ड। ये ताकत है टूरिज्म में। ये टूरिज्म हमारे संस्कार में होना चाहिए। और ये जो भारत सरकार का नारा है ना, अतिथि देवो भव। देश का प्रधानमंत्री पद संभालते ही मोदी ने अपनी इसी सोच को साकार रूप देना शुरू कर दिया। लाल किले की प्राचीर से 4 साल पहले मोदी ने देशवासियों से क्या अपील की थी, सुनिए। आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। कभी कभी कठिनाइयां भी जिंदगी जीने के लिए काम आती है। प्रधानमंत्री मोदी मौके पर चोट करने के लिए मास्टर जाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल 8 दिसंबर को उत्तराखंड के देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दिया मोदी का वो बयान सुनिए जो उन्होंने देश के धन्ना सेठों का नाम लेकर दिया था। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? मौजूदा वक्त में डेस्टिनेशन वेडिंग ट्रेंड में है, फैशन में है, यूं कह लीजिए कि स्टेटस सिंबल बन गया है। और मोदी ने इस ट्रेंड को निभाने वालों से अपील की कि डेस्टिनेशन वेडिंग करिए, लेकिन भारत में करिए। मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें। कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। मोदी सरकार ने साल 2023 को विजिट इंडिया ईयर ही घोषित कर दिया था। 2013-14 के बजट में पर्यटन मंत्रालय के लिए 1357 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जबकि 2023-24 के बजट में 2400 करोड़ का आवंटन किया गया, जो करीब 77% ज्यादा है।